नमस्कार। आज हम हिस्ट्री देखेंगे, ऋग्वैदिक काल। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि पॉलिटी में जब मैं एफआईआर वाली जो वीडियो में डाला हूँ ना, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई। देखिए, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं, कुछ चीज़ें छूट जाती है। जब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो उसमें ये था कि कोई जब आपका एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, कोई एसपी डीएसपी या कोई भी, तो आप क्या कीजिएगा, कोर्ट में जाइएगा। कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है कि सीआरपीसी की धारा 166A के तहत आप उस पर क्या कीजिएगा, जो आपका एफआईआर नहीं लिखा है उस पर ही एफआईआर चार्ज लगा दीजिएगा। ये नहीं। और दूसरी चीज़ मैं भूल गया था कि और ज़्यादा परेशान अगर वो क्या है ना, अधिक परेशान आपको, तो क्या कीजिएगा, सेक्शन 500 के तहत उस पर मानहानि का दावा ठोक दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद 211 के तहत उस पर मुकदमा चलेगी। तो ये छूट गई थी, कुछ चीज़ें छूट जाती है। हालांकि मैं पॉलिटी कर पाऊँगा तो उसमें भी ये चीज़ें बोल दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी बोल दिया हूँ। जब आप वीडियो देखिएगा उसको, तो उसको ऐसे लीजिएगा, इसको समझ के इसको। हालांकि मैं लिखा हूँ लेकिन बोलना भूल गया हूँ। तो यही थी। तो आज हम देखेंगे ऋग्वैदिक समाज, नहीं, ऋग्वैदिक समाज। देखिए, अभी हम हिस्ट्री में ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। नहीं, ऋग्वैदिक काल में इससे पहली वाली जो वीडियो उसको जाकर देखिएगा, क्योंकि चीज़ें अगर आप क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में हम इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें भौतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में ऋग्वैदिक काल की जाना। नहीं, अभी जितना भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, ऋग्वैदिक काल की पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। उसकी आज हम सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, समाजीकरण उसकी कैसी थी। हालांकि मैं इस पर समाजीकरण, राजनीतिकरण, थोड़ी बहुत सारी चर्चाएं मैं पिछली वाली वीडियोस में कर चुका हूं। आप जाकर प्लीज़ बारी बारी से क्रमवत देखिए, क्योंकि क्रम से चीज़ें आप देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छी तरह से आप नोट्स भी एक बना सकते हो। नहीं, नोट्स यकीन मानिए बहुत काम आता है। ये आपका हर क्षेत्र में काम आएगा। यूपीएससी, बीपीएससी, नेट, सेट, टेट, पीजीटी, टीजीटी, जो भी हो, सीटेट, पीसीएस, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। यही नहीं, जो मैं करवा रहा हूँ सारी चीज़ों में मैं वही करवा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी का चीज़ मैं नहीं करवा रहा हूँ। अगर बाकी का चीज़ करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए मैं फैक्ट चीज़ जो पूछा जाता है, जो पूछा जा रहा है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ, मैं भी बैठ रहा हूँ, तो जो चीज़ पूछा जा रहा है ना, मैं वही चीज़ करवा रहा हूँ। नहीं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है ना, मैं वही करवा रहा हूँ। तो यही कह रहा हूँ। तो अधिक डिटेल्स में नहीं जानी है उधर, इधर आ जाते हैं ऋग्वैदिक समाज। देखिए, ऋग्वैदिक समाज हम पहले पढ़ लिए थे कि काबिलाई थी, मतलब एक जगह टिकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि खेती होती नहीं थी। खेती हो जाती है तो लोग स्थिर हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं, लेकिन वैसी व्यवस्था तो थी नहीं। हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में जाकर आप देखिए। फिलहाल ऋग्वैदिक समाज देखते हैं। देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी मैं लिखा हूँ क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना वैसे आप, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिख कर नोट्स बनाइएगा। हालांकि मैं इसमें आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको सब सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। ठीक है। समाज, ऋग्वैदिक समाज की जो व्यवस्था थी ना, समाज में पितृसत्तात्मक था, मतलब पिता ही हेड थे। समाज में पितृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता थी। फिर भी स्त्रियों को यथाउचित सम्मान दिया जाता था, यह प्राप्त था। सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जिसमें पिता ही सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन जो स्त्रियां थी ना, उसको यथाउचित, मतलब उसे सम्मान मिलता था। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है सारी चीज़ें। और मतलब उसको ये प्राप्त था कि वो जो मन है सो कर सके। इधर आके ना बाल विवाह, विधवा विवाह, मतलब जो मर जाता था उसको भी जला दिया जाता था। ये कह कि ये अगर पति मर जाता था तो पत्नी को भी कि तू भी इसके साथ जा। पता नहीं कैसी सामाजिक व्यवस्था थी। लेकिन इधर आके ये जो है, ये जो बात हो रही ऋग्वैदिक काल, नहीं, ये सप्त सिंधु प्रदेश समाप्त हुआ 1517 के आसपास। नहीं, उसके बाद से ऋग्वैदिक आर्य की जानकारी हमें मिलती है
1500 से 1700 इसी के पास की, नहीं तो वहाँ से मैं करवा रहा हूँ। पिछली वीडियो देखिए आप जाकर, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। तो कहने का मतलब है ये ऋग्वेदिक काल में ऐसी घटना नहीं हुई थी, बाद में जाके ऐसी घटना होने लगी। ऋग्वेदिक काल की समाज बहुत बढ़िया था, महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी थी, उसको हर तरह से सम्मान मिलता था, वो जो चाहती थी वो कर सकती थी, सारी व्यवस्थाएं थी। तो ऋग्वेदिक काल को अगर आप पढ़ोगे जानोगे तो उसमें आप देखोगे कि महिला की स्थिति बड़ी अच्छी थी। अगला है ऋग्वेद में ऋजास्व, सुनहसेप, दिवलिया जुआरी की कहानी। ये जो था ना, क्या था कि जो था ये ऋग्वेदिक में ऋजास्व पीसीएस में पूछा गया है, ऋजास्व सुनहसेप, 4 ऑप्शन दे देंगे और एक टिक लगाना रहेगा, उसमें से कोई एक नाम दे देगा, नहीं कि ऋग्वेदिक काल में जो है राजस्व और 3 और कोई नाम देकर दे देगा। बताइए ये किसका मतलब, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वो ऊपर लिखा रहेगा आपको। नहीं तो आप क्या करोगे, ऋग्वेदिक समाज की, आर्य समाज की, इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिया रहता है, आपको टिक लगानी रहती है। तो राजस्व और ऋजास्व, सुनहसेप, दिवालिया जुआरी की कहानी जो है ये बताया गया है कि यह एक ऐसा आदमी था जो अपने परिवार को कष्ट में डाल के भाग गया था, नहीं जुआ में हार गया था, और वो बहुत सारी बातें थी जो मतलब कहने का मतलब एक कष्ट में डालकर ही चला गया था, जो कि उस टाइम की व्यवस्था ऐसी नहीं थी, फिर भी ये किया था। चलिए, समाज समता मूलक समाज थी। समता मूलक मतलब जैसे आज की जो समाज है वैसे नहीं थी, भाईचारा व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया था, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, सब समता मेल जुल कर रहता था, नहीं मेल जुल कर रहता था। अरे आप पढ़ोगे ना ऋग्वेदिक काल, कोई बुक लिखे थे शायद, मुझे याद नहीं आ रही है, कौन लिखे थे, याद नहीं आ रही है मुझे लेखक का नाम, लेकिन वो लिखे थे कि उस काल की जो व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि लोग घर भी नहीं लगाते थे। जैसे आजकल हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डोर लगा देते हैं, दरवाज़ा पूरी खुली थी, व्यवस्था या जो भी सामान थे वो सब वैसे ही रहती थी, मतलब चोरी वगैरह ये सब नहीं होता था उतना। अभी देखो तो मतलब इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि ऋग्वेदिक समाज की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, नहीं अच्छी थी। ठीक है, तो यही कहने का तात्पर्य था। तो समतापमूलक मतलब सब मिलजुल कर रहते थे। प्रारंभिक चरणों में केवल 3 वर्ण ही थी। देखिए ऋग्वेदिक के प्रारंभिक चरण जो था ना उसमें 3 ही वर्ण की चर्चा है। देखिए वर्ण का मतलब होता है वर्ण करना, नहीं इसका 2 अर्थ होता है। वर्ण मतलब होता है क्या होता है, वर्ण मतलब चाहना, या इसको ऐसे भी आप कह सकते हो वर्ण चुनना। वर्ण 2 होता है, एक होता है चुनना, क्या चुनना, व्यवसाय चुनना, एक होता है वर्ण मतलब कर्म। नहीं वर्ण की 2 अर्थ है यहाँ पे, चुनना नहीं, एक होता है वर्ण कर्म के आधार पर, कर्म जिसको बोलते हैं, तो क्या चुनना, व्यवसाय। तो प्रारंभिक काल में जो ऋग्वेदी के जो प्रारंभिक कार्य था उसमें 3 ही वर्ण थे। ब्राह्मण कहा जाता है ये कि विराट मुँह से कोई व्यक्ति था, उसको ब्राह्मण बोलते हैं, नहीं कहता है कि उसके मुख से, विराट मुख आदमी के मुँह से ना किसी आदमी की उत्पत्ति हुई जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। फिर उसके क्या बोलते हैं उसको, भुजा से जो उत्पन्न हुआ उसे हम शूद्र कह दिए, क्षत्रिय कह दिए। और फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, सबसे नीचे क्या ब्रह्मा, और मुख से ब्रह्मा हुआ, यहाँ से शूद्र, और जंघा से वैश्य, नहीं तो और पैर से जो शूद्र की उत्पत्ति हुई अभी नहीं हुई, ये 10वें मंडल में इसकी बात हुई है, अभी चर्चा होगी। तो कह रहा है कि ऋग्वेदिक काल के जो वर्ण व्यवस्था थी, नहीं वर्ण का मतलब होता है वर्ण करना, यानी कि चुनना, व्यवसाय या कर्म के आधार पर 2 होता है। नहीं रंग की चर्चा हुई है इसमें, देखते हैं। तो कहता है किसी विराट मुँह से निकला, किसी व्यक्ति के विराट मुँह से निकला क्या, कोई आदमी हुआ तो उसे ब्राह्मण नाम दे दिया। भुजा से जो उत्पन्न हुआ उसे क्षत्रिय, नहीं कहा गया कि ब्राह्मण ज्ञान देता है, नहीं और क्षत्रिय, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने से बोल रहा हूँ। कहा जाता है कि ना कि ब्राह्मण ज्ञान देता है, क्षत्रिय सबकी रक्षा करता है, और उसके बाद जंघा से जो हुआ वैसे व्यापार करता है।
ये बाद में ये सारी चीज़ें सब रखा गया। जब जो ब्राह्मण था ना वो घूम घूम कर सबको कुछ पढ़ाने लगा, काम करने लगा, तो चलो भाई उसका काम नाम लोग धर रख दिया कि चल भाई ये ज्ञान दे रहा है तो ये ब्राह्मण है, चलो इसको ब्राह्मण कर देते हैं। वो व्यवसाय कर रहा है तो चलिए उसको शूद्र कर देते हैं, सॉरी वैश्य कर देते हैं। और ये रक्षा कर रहा है सबका तो इसको क्षत्रिय। ये बाद में सब सारी चीज़ें हुई, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, बाद में सब हुई है। आप पढ़ोगे डिटेल्स में तो पता चलेगी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वां मंडल जो है और 9वें मंडल से पता चलता है कि यानी कि 10वें मंडल जो है और 9वें मंडल, 10वां मंडल स्वाभाविक सी बात है 10वां मंडल लास्ट में जोड़ा हो गया, 1 2 3 ऐसे करके 9वां मंडल आया होगा और 10वां मंडल लास्ट में, मतलब उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल की जानकारी हमें 2 चीज़ों से मिलती है ना जानकारी, 3 चीज़ों से नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ से, एगो ऋग्वेदिक काल से, एगो उत्तर वैदिक काल से, एगो ब्राह्मण ग्रंथ से। नहीं तो उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी मिलती है वो बाद वाली, हालांकि ऋग्वेदिक काल की भी थोड़ी छोटी जो घटना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में है, लेकिन ऋग्वेदिक काल की जो पूरी घटना है वो ऋग्वेदिक काल से हमें जानकारी मिलती है, नहीं ऋग्वेद से। और बाकी की जानकारी हमें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से जानकारी मिलती है, 3 वेदों की, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। और ये वाली जो है क्या बोलते हैं, बाकी चीज़ें जो है ब्राह्मण ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है, ठीक। तो 10वां मंडल स्वाभाविक बात है लास्ट में जोड़ा गया होगा। तो 9वें मंडल से पता चलता है कि वर्ण विभाजन रंग के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर था। ये लास्ट में जोड़ा हो गया। आप अनुमान दिमाग लगा सकते हो। 10वां मंडल से पहले 9वां मंडल, तो 9वां मंडल में कहा गया है कि जो वर्ण था वो रंग के आधार पर नहीं था। कोई भी जैसे एक इसमें पढ़ोगे आप कि एक लिखा है एक आदमी, एक व्यक्ति जो था कि मैं जो कवि हूँ और मैं कवि हूँ और मेरे माता जी जो है वो क्या है, अरे जाता नहीं पीसते हैं, उसको बोलते हैं, इसमें लिखा तो शायद लिखा हूँ कि नहीं, पता नहीं लिखा होगा तो आएगा ही, मैं वैसे ही कह रहा हूँ अभी, समझ लो। तो लिखा है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे माता जी जो है घर के काम करते हैं, मतलब और चक्की पीसते हैं, और पिताजी वैद्य हैं, पिताजी हमारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जो एक ही परिवार के जो आदमी थे ना वो अलग अलग वर्ण में विभाजित थे। नहीं कोई कुछ काम करता था, कोई और काम करता था, कोई और काम नहीं, ऐसी व्यवस्था थी, अच्छी थी। लोग सब क्या क्या पता नहीं ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। नहीं, छेड़खानी की नतीजा ये होती है कि आने वाला जो जनरेशन है वो उसको पढ़ता है, पता नहीं उसको क्या क्या लेता। अभी देखिए रामायण जैसी ग्रंथ है, नहीं जो वाल्मीकि जी लिखे हैं, तुलसी बाबा लिखे हैं, बहुत सारी ऐसी ग्रंथ हैं, उनमें ऐसी ऐसी बातें लिख दिया है, पता नहीं। अब जब पढ़ोगे ना दूसरी की, अब वाल्मीकि रामायण भी है, जो लिखा हुआ है उसमें और अपने मन से जोड़ कर दिया है और कह दिया कि हरि कथा अनंत था, कहीं सुनहि बहुविधि सब संत था। मतलब अलग अलग संतों ने अलग अलग तरीके से लिखा है, ठीक है, लेकिन जो मूल जो हमारा है, जो मूल है उसको आप मत चेंज कीजिए, नहीं उसको चेंज नहीं कीजिए। 10वें मंडल के पुरुष, हाँ, तो 9वें मंडल में हम कहाँ थे, 9वें मंडल से पता चलता है कि वर्ण विभाजन रंग के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर है। एक व्यक्ति कहा है, यहाँ पर लिखा हूँ, मैं कवि हूँ, मेरी माता अन्न पीसने वाली, अब देखिए मेरी माता अन्न पीसने वाली है और पिता वैद्य हैं। नहीं, इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जो कर्म की वर्ण जो व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। एक ही परिवार में अलग अलग लोग के आदमी अलग अलग ढंग से काम करते थे, ठीक। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 10वें मंडल की पुरुष सूक्त में जोड़ा गया है। अब देखिए मैं पहले ही कहा हूँ कि 10वां मंडल लास्ट में जोड़ा गया होगा। 9वें मंडल तक ये सारी चीज़ें नहीं हैं। 9वें मंडल तक 3 ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसकी चर्चा हुई है, जो कि बता चुका हूँ कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुंह से हुई और क्षत्रिय की भुजा से, और वैश्य जो व्यापार करते थे उसकी क्या बोलते हैं उसको, जंघा से। और जो सबसे नीचे वाली जो अभी बता रहा है कि 10वां मंडल में शूद्र की उत्पत्ति हुई। अच्छा, इसको भी कैसे लिया, क्या हुआ कि मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि आर्य सब ना सिंधु प्रदेश में रहते थे, मध्य, उसके बाद जैसे जैसे पूरब की ओर आए, नहीं उत्तर भारत के मैदान में, मतलब गंगा नदी का तट पर आते गए ना, तो उसे दूसरे लोग सब मिलना शुरू हुआ। तो उन लोगों का जो रंग था ना
वो थोड़ा श्यामला था। कहा जाता है कि आर्य सब जो थे ना थोड़ा गोरा गोरा था, नहीं मतलब कहा जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि सब गोरे हो गए। तो जब वो आया ना, तो चूँकि आर्य सब थोड़ा पढ़े लिखे थे, मतलब उसके पास दिमाग थी, तभी ना ग्रंथ सब लिखे। तो देखा उसको तो थोड़ी बहुत शुरू में तो थोड़ी बहस हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। कहीं पे भी आप शुरू में कहीं पर जाओगे तो नहीं अजीब सा लगता है, फिर धीरे धीरे जैसे बातचीत चलती है, एक दूसरे को समझते हैं, वैसे वैसे आगे बातें बढ़ती है। तो बाद में कहा जाता है कि इसको देखते हुए रंग के आधार पर, हालांकि ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है, कहा जाता है कि आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि बाद में पता चला कि आर्यों ने उसको रख लिया और उसी का नाम शूद्र रख दिया। ये बाद में आया। तो अभी देखो यहाँ पे लिखा होगा शायद, हाँ ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जोड़ा गया। ठीक है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। देखिए पुरुष सूक्त जो है क्या है, सूक्त जो होता है एक मतलब सूक्त होता है, मंत्र होता है, ऋचाएँ। ऋग्वेद में जो है मंत्र उसको हम सूक्त या ऋचाएँ बोलते हैं, नहीं। और पुरुष सूक्त में ही बताया गया है, ये जो है ऋचाएँ जो है सूक्त, उसी में पुरुष सूक्त में ही 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही बताया गया है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति मुख से हुई। क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में कि ब्रह्मा की उत्पत्ति मुख से हुई, क्षत्रिय की भुजा से, और वैश्य क्या बोलते हैं उसको, वैश्य की जंघा से। ये जो बातें हैं ये कहाँ से लिया गया है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। एक और 3-4 देगा, इस तरह से आपको टिक लगानी होती है। तो पुरुष सूक्त जो है ना, पुरुष सूक्त, उस पर आपको टिक लगानी है, समझ गए आप? तो ये जो चर्चा हुई है, तो ब्रह्मा की उत्पत्ति, क्षत्रिय की उत्पत्ति आदि चीज़ें, इसकी चर्चा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुई है। पुरुष सूक्त क्या है? एक प्रकार की मंत्र है, ऋचाएँ हैं। ठीक, आर्य भारतीय उपमहाद्वीप से, मैं अभी बोला हूँ, उपमहाद्वीप से पूर्व की ओर बढ़े, गंगा नदी की ओर जैसे जैसे जाना। अब उत्तर भारत के मैदान, अब भूगोल मेरे साथ पढ़ रहे हो देखोगे, या आप भूगोल पढ़ते हो, इसलिए मैं कहता हूँ ना भूगोल पढ़ो, मैप माइंड में रहनी चाहिए। तो 10वें मंडल के पुरुष की ओर बढ़े, मतलब पूरब की ओर बढ़े, और अनार्यों से उनका संघर्ष हुआ। पूरब की ओर आए तो मैं पहले कहूँ कि कुछ लोग उनसे मिले, नहीं, उनका संघर्ष हुआ उनसे, नहीं, और उन्हीं को देखकर क्या किया वो, क्या ऋग्वेद में अनार्यों को दास, देखिए जो अनार्य मिला, आर्य सब आगे गए पूरब की ओर, तो कुछ लोग मिले, उससे अनार्य नहीं कहते हैं, वो हो गया, जिसे वो दास या दास्यु कहा। यानी कि जो अनार्य था उसे क्या कहा जाता था? दास या दास्यु। जो काले रंग के थे, देखिए मैं बोला हूँ ना, जो काले रंग के थे, बाद में इन्हीं को शूद्र के रूप में समाज में शामिल कर लिया गया। आर्यों ने क्या किया, बाद में इसी को समाज में शामिल कर लिया। किसके रूप में? शूद्र के रूप में। आप इससे एक बात तय हो गया, नहीं, आप इस अच्छी तरह से समझ गए कि जो वर्ण व्यवस्था थी, नहीं, पुरुष सूक्त में, और पहले जो थी 3 ही वर्ण व्यवस्था थी। पहले जो थी ना, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसी की चर्चा हुई है। बाद में क्या हुआ, जब आर्य सब पूर्व की ओर बढ़े, तो जैसे जैसे लोगों से मुलाकात हुई, नए नए लोग मिले, जिसे अनाड़ी कहा जाता है, जिसे बाद में दास या दास्यु कहा गया, नहीं, उसका रंग काला था। उसे बाद में क्या हुआ, हमारे जो आर्य थे वो उसको क्या कहना शुरू कर दिया? शूद्र कर दिया, नहीं। तो लोग कहता है कि पैर से शूद्र का उत्पन्न हुआ, नहीं, तो ये है, नहीं, लोग कहते हैं कि पैर से उत्पत्ति हुई तो इसलिए शूद्र कहा गया। ये सब ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं कि मुंह से निकला, भुजा से निकला, जंघा से निकला, पैर से निकला। देखो यहाँ पे कहा जाता है कि कोई आदमी था, नहीं, विराट मुंह था, उसके मुख से क्या हुआ, ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, फिर क्षत्रिय की भुजा से, और फिर शूद्र की। और देखिए वैश्य की। शूद्र कैसे बना, आप समझ गए ना? पूरब की ओर आए आर्य, पूरब की ओर आने से उन्हें अनजान लोगों से मुलाकात हुई, जिन्हें अनारी कहा जाता था, और वह उसे दास या दास्यु कहा गया।
इसी को वो काले रंग के थे, इसी को आर्य ने शूद्र कहा, शूद्र का नाम दे दिया और अपने साथ रखा। ठीक है, समाज में शामिल कर लिया। संयुक्त परिवार, जो संयुक्त परिवार था ना, उसको क्या कहा जाता था? नृत्री। नृत्री संयुक्त परिवार को, मतलब संयुक्त परिवार बाबा पोता, मतलब चाचा चाची और उसके बाद जो था ना पोता पोती, जो बेटा, जो भी कुछ था, बड़ा परिवार था, तो सब एक ही में रहते थे। नहीं, उसी को संयुक्त परिवार बोला गया है। नहीं तो उसी को हम क्या बोलते थे? नृत्री बोला जाता था। नृत्री जो संयुक्त परिवार थे ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, अब सबसे बढ़िया चीज़ है, आप वेद पढ़ोगे ना, वैदिक काल, तो स्त्री की जो स्थिति थी बड़ी अच्छी थी। बीच में जाके पता नहीं कौन सब गड़बड़ कर दिया, लिख दिया मूर्ख सब। नहीं, देखिए महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अब देखिए जिस तरह से पुरुष का उपनयन होता था, उपनयन 16 श्रृंगार होता है ना अपने सनातन धर्म में, उसी तरह से कन्याओं का उपनयन, संस्कार, शिक्षा का अधिकार। देखिए कन्याओं का भी मतलब उपनयन के बाद ही शिक्षा होती थी शायद, नहीं, शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। कन्याएं भी गुरुकुल में जाती थी। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी। ये मैं संकेत के रूप में लिखा हूँ ताकि मुझे याद रहे, इस पर देख लूँ तो वो माइंड में आ जाए, इसलिए मैं लिखा हूँ। लेकिन आप नोट्स बनाओगे तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसके आधार पर आप नोट्स बनाना। तो कह रहा है कि कन्याओं का उपनयन, संस्कार, शिक्षा का अधिकार था। नहीं, यहाँ तक कि वर चुनने का अधिकार या आज़ादी भी थी। नहीं, कि कन्या खुद से वर चुन सकती है। नहीं, तो इतनी छूट थी। चलिए, जीवन भर अविवाहित कन्या, मतलब ऐसी व्यवस्था थी कि कन्या चाहे तो न विवाह करे, फोर्स नहीं डाला जाएगा उस पर। देखिए ये महिलाओं की बात हो रही है, लड़की की, कि अगर वो चाहे, अगर न विवाह करूं तो विवाह नहीं कर सकती है। वो गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर गुरु की सेवा ही कर सकती है। नहीं, तो ऐसी व्यवस्था थी। कुछ महिलाएं जो थी, कन्याएं, ऋग्वेदिक काल में पढ़ोगे तो उसे विदुषी कहा गया है। जैसे लड़का कोई पढ़ लिख कर विद्वान हो जाता है तो उसे विद्वान बोलते हैं, उसी तरह से जब कोई महिलाएं विद्वान हो जाती है लड़की, तो उसे विदुषी बोलते हैं। नहीं, तो विदुषी बन जाती थी पढ़ लिख कर, जीवन भर मतलब नहीं चाहे तो नहीं विवाह कर सकता है। कुछ नाम था, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, नहीं, विश्वपाला, ये सब थी। हाँ ठीक है, जायदेस्तम, जायदेस्तम का मतलब होता है कि वो सब जायदेस्तम बोलता था, जो वहाँ के लोग थे आर्य सब। जायदेस्तम का मतलब होता है कि पत्नी ही घर है। नहीं, पत्नी ही घर है, जायदेस्तम। उसके बाद बहुत, सॉरी वो है, यह वो नहीं है, वो है, मैं बोल रहा हूँ वो। वहुत होता था, कोई उपहार देता था ना, कोई आदमी उपहार के रूप में किसी को देता था कुछ, उसको वहुत बोलते थे। आज जायदेस्तम होता था कि पत्नी ही घर है। ठीक, एक था नियोग से, एक था नियोग व्यवस्था। क्या था? नियोग होता है, देखिए कुछ चीज़ें अच्छी भी, जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पर खराबी तो होती ही है। हर चीज़ का दो पहलू होता है, आप जानते भी हैं। नहीं, देखिए लड़की की व्यवस्था इतनी थी, सारी चीज़ें व्यवस्था थी, तो कुछ आलोचना भी आई है। कि क्या आलोचना है मैं कह दूं आपको, कि बहुपति व्यवस्था थी, मतलब कन्याएं चाहे तो अधिक से अधिक विवाह भी कर सकती थी। एक और थी व्यवस्था, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा होता था कि जैसे कोई कन्या शादी हुई, किसी की शादी हुई, उसका जब पति मर जाता था तो उसकी शादी किससे हो जाती थी? उसकी जो देवर थे, जो देवर था ना, उससे उसकी शादी करा दी जाती थी। लेकिन यह शादी हमेशा के लिए नहीं होती थी, लाइफ टाइम के लिए। क्या होता था कि एक संतान पैदा करने तक यह रहती थी, उसके बाद ख़त्म कर दिया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे तो आपको अजीबोगरीब लगेगा कि ऐसी भी व्यवस्था थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी।
तो इसी को बोलते हैं नियोग प्रथा। नियोग प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी का पति मर गया है तो उसके घर में जो उसका छोटा भाई था ना, जिसको देवर बोलते हैं, तो उससे उसकी शादी हो जाती थी। लेकिन यह जीवन भर रहने के लिए शादी नहीं थी, एक प्रेम के बंधन में बन जाना, वैसी व्यवस्था नहीं थी। एक संतान प्राप्त होने के बाद आप फिर उसके साथ नहीं रह सकते हो। इस मतलब एक संतान प्राप्ति करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत अच्छी वाली बात नहीं है, तो ये आ जाती है। बहुपति विवाह, अधिक भी विवाह कर सकती थी, तो ये भी व्यवस्था थी, तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज में आ जाती है। नियोग से उत्पन्न संतान जो होता था उसे क्षेत्रज बोला जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्रज। ठीक। देखिए उसमें गाय की व्यवस्था की चर्चा हुई है, नहीं, गाय की चर्चा हुई है। गाय चराते थे, गाय से सब चीज़ें होती थी। एक था कि 2 तरह के मदिरा का भी उल्लेख हुआ है। एक था, क्या था? एक सूरा, एक सोम। तो सूरा सोम मदिरा था, जिसको हम वाइन बोलते हैं अभी के युग में। तो सूरा जो था ना, वो अधिक नशा था उसमें। कहा जाता है कि सूरा पी लेता था तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। हाँ, सोम थोड़ा अच्छा था, सोम पी लेने से थोड़ा फ्रेश हो जाती थी, मतलब फ्रेश आदमी हो जाता था, ऐसा माना जाता है। सोम जो होता था हिमालय के पास कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती थी, वहाँ से ले आकर वो सोम बनाते थे वहाँ के लोग। नहीं, तो सूरा का निंदा हुआ है और सोम की प्रशंसा हुई है ऋग्वेदिक में। तो ये छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी अपनी सुझाव प्रतिक्रिया दीजिएगा। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राजनीतिक पढ़ेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। हाँ, एक बात मैं कह दूं आप लोगों को कि हो सके अगर समय मिले तो मैं जो महान पुरुष सब है ना उस पर चर्चा करूं। जैसे राम हो गया, कृष्ण। हालांकि मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि इनके बारे में कहूँ, लेकिन जो भी मुझे मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि राम, कृष्ण और महात्मा गांधी हो गए, नहीं, महाराणा प्रताप, बुद्ध, महात्मा बुद्ध हो गए, बहुत सारे हैं, शेक्सपियर हो गए, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे हैं, शिवाजी हो गए, नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, हमारे दिनकर साहब हो गए, बहुत अनंत है, मतलब बहुत सारे हैं जो महान पुरुष लेंगे, केवल अपने भारत के ही नहीं, दूसरे देश के भी, जो मंडेला साहब हो गए, नहीं ना सर। तो समय मिले तो देखो मैं आपके लिए कर दूंगा, क्योंकि चूँकि मुश्किल ही काफ़ी कठिन है सब जगह से इकट्ठा करके फिर एक जगह कलेक्ट करके फिर उसको सोचना फिर कहना, लेकिन समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कर दूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।